Namaste students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Komar Bhritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कुमार भृत्य। सबसे पहले हमने कुमार भृत्य के सिलेबस को देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको कुमार भृत्य के ए और बी दो पार्ट बताए थे। अब हम पार्ट 1 जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कुमार भृत्य का इंट्रोडक्शन से क्लास स्टार्ट की थी, और इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको कुमार भृत्य शब्द की परिभाषा, उसकी निरुक्ति और उसके महत्व के बारे में बताया था। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है काश्यप संहिता का महत्व, या यूं कह दें काश्यप संहिता का परिचय। तो स्टूडेंट्स, आज काश्यप संहिता का हम जब परिचय पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि काश्यप संहिता का कुमार भृत्य में किस प्रकार इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कुमार भृत्य तंत्र है हमारा काश्यप संहिता के अंदर, क्योंकि काश्यप संहिता जो संहिता लिखी गई है उसमें स्पेसिफिकली कुमार भृत्य का ही विशेष रूप से वर्णन है। तो काश्यप संहिता में किस प्रकार कुमार भृत्य को बताया गया है, उसके पहले मैं आपको काश्यप संहिता का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो काश्यप संहिता है वो किस प्रकार बनी। तो अब आप देखिए, काश्यप संहिता को हम काश्यप संहिता जो कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए काश्यप संहिता, इसको आपने जैसा सुना होगा कि हम चरक संहिता पढ़ते हैं, तो चरक संहिता को हम बोलते हैं अग्निवेश अग्निवेश तंत्र बोलते हैं, लेकिन उसका उपदेश किसने दिया है? आत्रेय पुनर्वसु ने। वैसे ही काश्यप संहिता के उपदेष्टा कौन है? आचार्य काश्यप। ठीक है, आचार्य काश्यप जो है इसके उपदेष्टा हैं। ठीक है, अब इनके उपदेश, जो इन्होंने उपदेश दिया ना, इनके उपदेश का संकलन कौन करेगा? इनके उपदेशों का संकलन किया वृद्ध जीवक ने। वृद्ध जीवक जो थे, उन्होंने, जो आचार्य काश्यप थे, उन्होंने जैसे जैसे अपने उपदेशों को दिया, ये इनके स्टूडेंट ही मान लीजिए आप, एक तरह से इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने उपदेश दिए और इन्होंने इनके उपदेशों को कंपाइल करके वृद्ध जीवक ने क्या बनाया? काश्यप संहिता बनाई। लेकिन अब हुआ क्या, काश्यप संहिता इतने पे ही थोड़ी ना थी। काश्यप संहिता जो वृद्ध जीवक को मिली या वृद्ध जीवक ने बनाई, उस टाइम तो वो जो काश्यप संहिता थी वो जिस फॉर्म में थी वो अखंड थी, मतलब वो कहीं से भी डिवाइडेड नहीं थी या विलुप्त प्राय नहीं थी। लेकिन क्या हुआ आगे, ये काश्यप संहिता जो कि जिसके उपदेष्टा कौन है? सबसे पहले काश्यप, आचार्य काश्यप। ठीक है, अब मैं यहां लिख देती हूं उपदेष्टा कौन हुए? इनके उपदेष्टा है वृद्ध जीवक। जो वृद्ध जीवक है वो उपदेष्टा है। आगे ये वृद्ध जीवक जो थे, अब ये क्या करेंगे? वृद्ध जीवक इन्होंने इनके जो वृद्ध जीवक ने जो काश्यप संहिता बनाई थी, वो उन्होंने उसके बाद ये वृद्ध जीवक से अनायास नामक जो यक्ष था, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये वृद्ध आचार्य काश्यप थे, इन्होंने जीवक ने उपदेश दिया। अब वात्स्य नाम के एक आचार्य थे, इन्होंने क्या किया? इनका संकलन जो इन्होंने किया था, इसके बाद इन्होंने आगे
इसको बढ़ाया। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि जो वात्स्य नाम के जो आचार्य थे, इन्होंने काश्यप संहिता किससे प्राप्त की? अनायास नामक एक यक्ष था, इससे इन्होंने प्राप्त की, जो कि वर्तमान में जो काश्यप संहिता अभी है, ये वर्तमान में जो काश्यप संहिता भी जो हमें मिल रही है, वो आचार्य वात्स्य ने अनायास नामक यक्ष से प्राप्त की। अब ये जो वर्तमान में जो काश्यप संहिता है, अब ये काश्यप संहिता कैसी है? अखंड है, अधूरी है। इसे अधूरा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वर्तमान में जो काश्यप संहिता है हमारे पास, ये काश्यप संहिता आप यूं मान लीजिए, इसके सूत्र स्थान में 16 से 17 अध्याय के बाद ये आधी फिनिश है। उसके बाद इसमें आप देखोगे, आप इसके खिल स्थान के भी, खिल स्थान में भी, खिल स्थान का जो इसका जो खिल स्थान है उसमें भी, उसके भी 25 अध्याय, खिल स्थान का 25 अध्याय के बाद ये कैसी है? विलुप्त है, या बोलते हैं हम उसे खंडित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पे ये काश्यप संहिता जो हमें वर्तमान में प्राप्त है, ये अधूरी है। लेकिन आचार्य काश्यप ने जब इसे लिखा था तब तो पूरी थी। ठीक है, लेकिन अनायास नामक यक्ष था, या यूं मान लीजिए बीच में ये कहीं डिस्ट्रॉय हो गई थी किसी बीच के एरा में, तो वहां पे क्या हुआ? वृद्धजीवक ने आचार्य काश्यप के उपदेशों का संकलन किया, उसके बाद वात्स्य ने इसको पूर्ण किया होगा, लेकिन प्राप्त कहां से की? अनायास नामक यक्ष से प्राप्त की। और फिर जो काश्यप संहिता हमें जो आज प्रेजेंट में मिल रही है वो ऐसे ऐसे। अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इनका डिवाइडेशन बताती हूँ फर्दर, कि अब जो काश्यप संहिता है वो तो खंडित है, लेकिन जब काश्यप संहिता ने इसे लिखा था, आचार्य काश्यप ने जब इसे लिखा था, तब इसमें कितने अध्याय थे, कितने स्थान थे? तो देखिए, काश्यप संहिता कितने अध्याय? 8 स्थान, 120 अध्याय और 80 खिल स्थान में है। 80 अध्याय खिल स्थान के जोड़े हुए। ये वैशिष्ट्य है, ये इसका वैशिष्ट्य है, यानी कि इम्पोर्टेंस। तो ये इसको याद करना है आपको कि खिल स्थान किस में पाया जाता है? काश्यप संहिता में पाया जाता है। अब इसके अलावा देखो इसमें क्या क्या है, क्या क्या है इसके अंदर? सूत्र स्थान है, पहला स्थान सूत्र स्थान, यहां मैं लिख देती हूं स्थान, है ना, और यहां पे लिख देती हूं अध्याय, अध्याय। ठीक है, तो इसमें कितने अध्याय हैं? 30। दूसरा है विमान स्थान, इसमें कितने हैं? 8 अध्याय। फिर है निदान स्थान, 8 अध्याय। ठीक है, फिर है आपके शारीर। ठीक है, मैं पहले स्थान लिख देती हूँ, फिर मैं आपके नंबर बताऊंगी। इसके बाद शारीर स्थान हो जाएगा, इसके बाद इंद्रिय स्थान, इसमें भी 8 अध्याय हैं। इंद्रिय हो गया, इंद्रिय के बाद देखिए, है ना, इंद्रिय स्थान हो गया, इंद्रिय स्थान में 12। फिर आता है चिकित्सा, सेम चरक संहिता की तरह है। चिकित्सा में है आपके 30 चैप्टर। सिद्धि स्थान, इसमें भी है आपके 12 चैप्टर। और फिर है आपका कल्प स्थान, इसमें भी है 12 चैप्टर। ठीक है, 12 अध्याय। तो इस तरह डिवाइडेशन है। अब इनके साथ एक 80 अध्याय वाला, 80 अध्याय का क्या है? खिल स्थान। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये आपके जो काश्यप संहिता हमारे पास स्टार्टिंग में जो थी काश्यप संहिता, ये काश्यप संहिता की बात कर रहा है, ठीक है, ये इन स्थानों पे डिपेंडेंट थी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब इन चैप्टर्स के अलावा भी क्या इंपॉर्टेंस है काश्यप संहिता का। तो काश्यप संहिता के अंदर और क्या क्या आता है, देखिए इंपॉर्टेंस है काश्यप संहिता की कि काश्यप संहिता में हमें मिलता है लेहन, तो लेहन चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फक रोग ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जात हारिणी इंपॉर्टेंट, जात हारिणी का वर्णन किया है आचार्य काश्यप ने, ये कहीं और किसी भी संहिता में ये आपको वैशिष्ट्य देखने को नहीं मिलेगा। ये है आपका काश्यप संहिता का वैशिष्ट्य, इसे मैं बता देती हूं, ये है काश्यप संहिता का वैशिष्ट्य, ठीक है। अब वैशिष्ट्य ये हुआ कि इंपॉर्टेंट है लेहन चिकित्सा, पक रोग, जात हारिणी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या बात करता है ये, संस्कार की बात करें, संस्कार है इसमें फलप्राशन, ठीक है, फलप्राशन इंपॉर्टेंट है। फलप्राशन के बाद ये संस्कार में आएगा आपके फलप्राशन के लिए, अन्नप्राशन के लिए इन्होंने बोला है फलप्राशन सबसे इंपॉर्टेंट, अन्नप्राशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है फलप्राशन। देन फलप्राशन हो गया, इसके बाद इन्होंने बात की है बाल ग्रहों की, कितने माने 10 इंपॉर्टेंट है। 10 बाल ग्रहों का वर्णन भी आचार्य काश्यप ने किया है, ठीक है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत 9 बताते हैं और वाग्भट 12 बताते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो बाल ग्रहों के बाद ये बात करता है सबसे इंपॉर्टेंट दंत रोगों की। दंत रोग, पहले तो दांतों के वैशिष्ट्य के बारे में बताया, दंत रोग और उनकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट किसने बताई है, आचार्य काश्यप में ये इंपॉर्टेंटली मिलती है, क्योंकि ये सब चीजें बच्चों से रिलेटेड थी, इसीलिए। इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा आप बाल ग्रहों के बाद जन्मी का अध्याय हो गया, फलप्राशन हो गया, जात हारिणी, फक रोग, लेहन वगैरह। इसके बाद इन्होंने 64 प्रकार के सूती का रोग बताएं, इंपॉर्टेंट, सूती का रोगों का वर्णन किया है 64 प्रकार के, ठीक है, सूती का रोग। उसके बाद इन्होंने गर्भ के उपक्रम बताए हैं, गर्भ उपक्रम प्लस सूती का उपक्रम एक ही बात है। ये किसने बताया है, ये वैशिष्ट है आपके काश्यप संहिता का, ठीक है। तो अभी भी इन सब के अलावा अगर आप आगे काश्यप संहिता पढ़ोगे तो आपको अलग अलग स्थानों में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी ही। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। देखिए यह बात चल रही है आचार्य काश्यप का काल, ऐसे बोला जाता है 6 ईसा पूर्व से, ठीक है, 2री शताब्दी एडी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके अधिकतर संहिताओं में पूछा जाता है, काश्यप संहिता का काल। ये जो प्राचीन जो आचार्य काश्यप थे उनके बारे में बताया। सेकंड, अब वृद्ध जीवक ने इनके जो कहे हुए उपदेश थे उनका संकलन किया, तो अब इनका भी तो काल होगा कुछ, तो इनका काल बताया है 4ठी से 6ठी शताब्दी। ये आप नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आप यूँ कह लीजिए बीएमएस लेवल पे भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करता है। थर्ड, वात्स्य। अब वात्स्य का काल 7वीं शताब्दी। भाई अगर ये सेम काल के तो हो नहीं सकते ना, अगर सेम काल के होते तो फिर ये सब एक ही उसके होते। यहाँ पे इन्होंने तो उपदेश दिया, इन्होंने उसका संकलन किया, है ना। अभी मैं आपको इसको नटशेल में और कंप्लीट करके बताऊंगी। अब जो वर्तमान में जो संहिता प्राप्त हुई है, वर्तमान काश्यप संहिता जो कि खंडित है, खंडित जो काश्यप संहिता मिली है उसका काल 11वीं से 13वीं शताब्दी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
वर्तमान काश्यप संहिता का जो हमें जो प्राप्त हुई है उसका 11वीं से 13वीं शताब्दी काल बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ की ध्यान देने वाली बात है कि ये हो गए आपके उपदेष्टा, ठीक है, ये हो गए संकलनकर्ता और ये हो गए प्रतिसंस्कर्ता। इंपॉर्टेंट, प्रतिसंस्कर्ता एडिटर हो गए ये। एडिशन, इन्होंने इसको एडिटिंग करके काट छाट करके जो अनायास नामक यक्ष से जो इन्होंने काश्यप संहिता प्राप्त की है उसकी एडिटिंग करके इन्होंने न्यू काश्यप संहिता जो हमको दी, ठीक है, उसका है 11वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि किस प्रकार काश्यप संहिता के काल बताए हैं, किस किस प्रकार से हमें प्राप्त हुई, और ये जरूर याद रखें उपदेष्टा कौन है, संकलनकर्ता कौन है और प्रतिसंस्कर्ता कौन है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से राइटर हो गए, मतलब इन्होंने उपदेश दिया, ये तो उपदेश दे गए, इन्होंने राइट किया सारी चीजों को कंपाइल करके और फिर इन्होंने इसको एडिटिंग करके जो वर्तमान में काश्यप संहिता बताई वो हो गए आपके ये इस काल की। इसके बाद हम बात करते हैं आयुर्वेद के अवतरण की। अब आयुर्वेद अवतरण अलग अलग संहिताओं के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है, तो काश्यप संहिता का अगर आप आयुर्वेद अवतरण देखें तो उसमें पता चलेगा आपको आयुर्वेद अवतरण देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात है कि सबसे पहले कौन आए, ब्रह्मा। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने किसको ज्ञान दिया, दक्ष प्रजापति को। ठीक है, अब दक्ष प्रजापति किसको ज्ञान देंगे, दक्ष प्रजापति, काफी बार बच्चे गलत कर देते हैं, दक्ष प्रजापति के बाद आते हैं यहाँ पे अश्विनी कुमार। ठीक है, अब ये अश्विनी कुमार इंद्र को देंगे ज्ञान। ठीक है, अश्विनी कुमार के बाद कौन आएगा, इंद्र। ये बात आप इसको जरूर से याद रखें, इंद्र जो है उनके पास जाएगा ये ज्ञान। अब जो इंद्र थे, अब इंद्र ने क्या किया, अलग अलग जगह दिया। जैसे अब इंद्र अगर काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काश्यप संहिता का अलग होगा, सुश्रुत संहिता का अलग होगा, और यहाँ पे आप बात करें चरक संहिता का अलग होगा। ठीक है, तो चरक संहिता की बात करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके आत्रेय पुनर्वसु। आत्रेय पुनर्वसु अपने 6 शिष्यों को 8 शिष्यों को या उनको ज्ञान देंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका आ जाएगा। सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत अपने वो जो औरब और पोष देना, पोष कलवत, गोपुर रक्षित, भोज, ये सब थे, उनके आगे करके उन्होंने अपने ग्रंथ के निर्माण कर दिया। अब हम काश्यप संहिता की बात करें तो काश्यप संहिता से यहाँ पे कहा जाएगा ये पूरा ज्ञान, मैं बताती हूँ आपको आगे। देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला काश्यप संहिता का कर रहे हैं हम, तो देखिए काश्यप संहिता से क्या होगा, अब कश्यप, अत्रि, भृगु और वशिष्ठ। ठीक है, ये इतने शिष्य थे, इन्होंने सबने आचार्य काश्यप से ज्ञान लिया। ठीक है, मतलब इंद्र से ज्ञान लिया इन सबने, इंद्र दे रहे हैं यहाँ पे ज्ञान, मैं यहाँ लिख देती हूँ आचार्य इंद्र। क्या इंद्र ने दिया था ज्ञान, इंद्र से ज्ञान, क्योंकि काश्यप संहिता बनने जा रही है तो इंद्र से कश्यप, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ इन्होंने ज्ञान लिया। अब यहां से ये ज्ञान कहा जाएगा वृद्धजीवक। ठीक है, वृद्धजीवक को मिलेगा। वृद्धजीवक, देखो वृद्धजीवक भी क्या थे, पहले जीवक थे। इसकी भी एक कहानी है कि जीवक भी पहले सिर्फ ओनली जीवक थे। ठीक है, अब ये जीवक, इनकी कहानी है कि जीवक जब छोटी एज में, क्योंकि जीवक एक छोटा बालक था जो मैंने छोटी एज में ज्ञान देने लग गए लोगों को अपनी संहिताओं के अकॉर्डिंग कि ऐसा खान पान करना चाहिए, ये सब आहार विहार अपनाओ, ये सब करो। इसके अकॉर्डिंग अगर जीवक की बात करें तो जीवक उस टाइम छोटा बच्चा था, फिर जीवक की कोई बात ही नहीं मान रहा था, जीवक को सब उपहास का पात्र बना रहे थे। तो फिर जीवक नदी में छलांग लगा के जीवक बन जाते हैं वृद्ध जीवक। वृद्ध जीवक बने। अब वृद्ध जीवक क्या करेंगे, वृद्ध जीवक से फिर वात्स्य, क्योंकि वात्स्य से अनायास यक्ष है ना, अनायास यक्ष जो था उससे वात्स्य ने प्राप्त किया, तो वात्स्य से फिर
काश्यप संहिता जो वर्तमान में मिली, जिसकी मैं इतनी देर से आपको पूरी कहानी बता रही हूँ, वो काश्यप संहिता का निर्माण होगा। तो ये आपका आयुर्वेद अवतरण है अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता, कि उन्होंने कैसे कैसे आगे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक था कि काश्यप संहिता का परिचय, काश्यप संहिता में कितने स्थान है, कितने खंड है, क्या वैशिष्ट्य है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।